मैंने मजदूरी करके अपने बहन भाइयों को पढ़ाया था। अपने खून पसीने की कमाई से मेरा एक भाई डॉक्टर बना और उसके बाद दूसरा, वो भी एक माहिर वकील बना, और मेरी एक बहन कॉलेज की प्रोफेसर बन गई। मैं खुश था कि मेरी मेहनत रंग लाई, और आज मेरी मेहनत की वजह से मेरे बहन भाई आला ओहदों पर फायज हैं। लेकिन जिंदगी जरूर आजमाती है। एक हादसे की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया। फिर मैं मुकम्मल तौर पर अपने भाइयों का मोहताज हो गया। वो मुझसे तंग आ चुके थे, उकता गए थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे। एक दिन मेरा वो भाई जो कि डॉक्टर था, उसने अपने बाकी भाइयों को मशवरा दिया कि गालिबन आप भी आबिद भाई से छुटकारा चाहते हैं और मैं भी ऐसा चाहता हूँ। आबिद को एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक हो जाएगा और ये कुदरती मौत मर जाएगा। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और इस बोझ से जान भी छूट जाएगी जो कि एक जिंदा लाश बन चुका है। भाइयों को जब मैंने ये गुफ्तगू उनकी सुनी तो अपने आप को बिस्तर से गिरा दिया। मैं रेंगता हुआ, एड़ियों के बल रेंगता हुआ घर से बाहर निकला। गली में रेंगता हुआ आ रहा था कि मेरे सामने एक गाड़ी रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला तो मेरी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि गाड़ी से बाहर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं। सिर्फ 15 बरस का था जब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। 5 बरस का था जब माँ का इंतकाल हुआ, और 10 साल बाद 15 बरस की उम्र में मेरे वालिद का भी आज इंतकाल हुआ। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को रोता हुआ देखता तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं 11वीं जमात में था, लेकिन इन हालात में मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता था। लिहाजा मैंने कॉलेज को खैर बात कहा और घर के अखराजात पूरा करने के लिए और अपने भाइयों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने के लिए मैंने मजदूरी शुरू की। मैंने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की थी। मजदूरी करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैं जहां भी जाता था मुझे मसाइल का सामना था। लोग मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखते थे और शुरू में मेरे लिए काम करना आसान बिल्कुल नहीं था। ना ही मैं काम करने के तरीके से वाकिफ था। मुख्तलिफ ठेकेदार मुझे डांटते थे, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया। फिर मेरी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हुआ। ये मैं उस वक्त तकरीबन 25 बरस का था। मेरा बड़ा भाई काबरान उस वक्त मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। दूसरा भाई अदनान, वो भी वकालत की तालीम के लिए LLB कर रहा था। मेरी बहन कॉलेज की प्रोफेसर बन चुकी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मेहनत रंग लाई थी। मगर इस हादसे के बाद मैं मुकम्मल तौर पर अपने बहन भाइयों का मोहताज हो चुका था। एक तो मेरा ठीक से उन्होंने इलाज तक ना किया, और ज्यादा ताखीर की वजह से मेरी ये बीमारी ला इलाज बन चुकी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी नाकारा हो चुकी थी और मैं चलने फिरने से महरूम था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाइयों का ये रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब था। वो सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करते थे। हफ्ता 10 दिन बाद वो मुझसे किसी किस्म की बात करते, मेरा हाल पूछते, लेकिन बाद में उन्होंने हाल पूछना ही बंद कर दिया, बात करना छोड़ दिया। ऐसे दिन भी आए थे जब गर्मियों में मुझे प्यास महसूस होती तो मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। एक बार प्यास से मेरा बुरा हाल था। मेरा भाई मेरे लिए पानी साथ रखता था, लेकिन आज वो भूल गया था। मैंने पानी की सदाएं बुलंद की। हमसायों से एक शख्स ने मेरी आवाज सुनी, भागता हुआ आया हमारे घर, लेकिन बाहर दरवाजे पर ताला था। मेरे भाई जब जॉब पर जाते या अस्पताल में तो घर को ताला लगा कर जाते थे, जबकि घर में मैं अकेला होता था। उनको ये तौफीक भी ना होती कि कम से कम पानी की एक बोतल वो मेरे साथ रख ले। गर्मियों की शिद्दत थी, मुझे बहुत प्यास महसूस हो रही थी। मैं प्यास से तकरीबन बेहोश होने वाला था। हमसाया मेरी आवाज सुनकर आया। घर पर ताला लगा हुआ था। फिर वो घर की दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ। मेरी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर पानी की बोतल रखी तो मैंने कुछ लम्हों में वो बोतल खाली कर दी। वो मेरी तरफ देखने लगा और कहा कि भाई तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते, उनको तुम्हारा एहसास क्यों नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तूने तो अपने भाइयों के लिए माँ बाप बनकर उनको पाला,
ان کی تعلیم کے لیے تم نے قربانیاں دی، اپنی تعلیم وہ اس کی قربانی دی، اور اب یہ سب تم سے بے نیاز کیوں ہیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میں نے تو اس کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے پانی پلایا۔ پھر شام کو جب میرا بھائی کامران گھر آیا تو وہ ہمسایہ جس کا نام راشد تھا وہ میرے بھائی کامران کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی آج تمہارا بھائی مرنے والا تھا، اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ پیاس سے مر جاتا، اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ ہمیشہ جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہوئی تو کوئی ہمسایہ ہی اس کے کام آتا ہے یا کوئی راہگیر۔ اگر آپ اتنے مصروف ہیں تو اپنے بھائی کے لیے کسی ملازم کا بندوبست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت عطا کیا ہے، آپ بڑے آفیسر ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لیے کماتا تھا، مگر اب آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، مشکل کی اس گھڑی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کامران نے اس ہمسائے سے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی مدد کی، لیکن اس ہمسایہ جیسے ہی اس گھر سے گیا تو وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کامران آگے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ عابد بھائی، آپ نے پورے محلے میں ہمیں بدنام کر کے رکھا ہے، ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا خیال نہیں رکھتے، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کامران سے کہا کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کی کوئی شکایت نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، میں تو پیاس سے مر رہا تھا اور یہ آدمی میری آواز سن کر، میرا ہانپنا، میرا رونا سن کر مجھے پانی پلانے کے لیے آیا، اگر یہ نہ آتا تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ کامران غصے سے کہنے لگا ہاں بس وہ خوش قسمت گھڑی نہ جانے کب آئے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ وہ ابھی مجھے باتیں سنا ہی رہا تھا کہ میری بہن آسیہ کالج سے واپس آئی۔ وہ کالج کی پروفیسر تھی، چہرے پر روب تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ میرا احساس کرتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس وقت تک جب میں ان کو کما کر دیتا تھا میرا خیال اس وقت رکھتی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے بے رخی کرتی تھی۔ مجھے بغیر دیکھے وہ گھر میں داخل ہوئی اور کامران سے کہنے لگی کہ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کامران نے کہا کہ بس بہن کیا پوچھتی ہے، عابد بھائی ہر کسی کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ آج میں ان کی چارپائی کے ساتھ پانی کی بوتل رکھنا بھول گیا تو اس نے ہمسائے کو بلا لیا اور میری شکایتیں شروع کی۔ آسیہ بہن نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے کسی ملازم کا بندوبست کر لیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کامران آسیہ سے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کسی ملازم کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی مل کر اس کی تنخواہ دینا پڑے گی، میں اکیلا اس کی ساری تنخواہ نہیں بھر سکتا۔ آسیہ نے کہا ٹھیک ہے 10,000 میں دوں گی، 10,000 آپ، اس طرح ہم 20,000 میں ایک ملازم رکھ لیں گے جو ہماری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھے گا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عدنان گھر آیا، اس نے مجھے سلام تک نہ کیا۔ یہ وہی عدنان تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، میرا سب سے چھوٹا پیارا بھائی تھا جس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اب وہ مجھے سلام نہیں کرتا تھا، حالانکہ میں اگر سلام کرتا تو مجھے بھی سلام کا جواب نہ ملتا۔ ایک رات سب بھائی ایک شادی کی تقریب میں گئے تھے، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ گھر کا ملازم مقبول وہ بھی ایک دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، میں گھر میں اکیلا تھا۔ کچھ نقاب پوش لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ پورے گھر میں صرف ایک معذور شخص بستر پر لیٹا ہے، وہ شاید چور تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک شخص نے رسی اٹھائی اور مجھے چارپائی کے ساتھ باندھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چل پھر نہیں سکتا، میں تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرے چور نے کہا ہاں تم چل تو نہیں سکتے لیکن تمہارے منہ میں زبان تو ہے، تم شور کر سکتے ہو، باقی محلے والوں کو جمع بھی کر سکتے ہو۔ لہٰذا جلدی سے انہوں نے میرے منہ پر ایک پٹی باندھ دی، پھر گھر کے دروازے توڑے، کمرے میں داخل ہوئے، نقدی زیورات جو ان کے ہاتھ لگا وہ لوٹنے لگے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں انہیں منع کر سکتا تھا، نہ ہی میرے پاس ٹانگیں تھی، منہ پر ویسے ہی کپڑا بندھا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے وہ گاڑی واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کا سامان ادھر ادھر پڑا ہے،
ये देखकर मेरे भाई वो काफी गुस्से में आए। घर के कीमती सामान पैसे वो चुरा कर ले गए थे। अदनान गुस्से में आया, वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, बताओ तुमने किसको बुलाया, किस चोर को इन्फॉर्म किया कि आज घर में कोई नहीं। मैंने कहा, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा। कामरान ने जब ये सुना तो अदनान से कहने लगा, भाई ऐसी बातें ना करो, वो किसी को क्यों बुलाएगा, किस चोर से ये राब्ता कर सकता है, ना इसके पास मोबाइल नंबर है, ना ये किसी का पता जानता है। ये एक बेकार शख्स है जो हमारे लिए बस अनाज का दुश्मन, ये घर में पड़ा रहेगा। आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैंने कामरान से कहा कि भाई जब मैं काम कर सकता था मैंने काम किया, अगर मैं काम ना करता और यूं तुम लोगों के लिए कुर्बानियां ना देता तो आज न तू डॉक्टर होता और ना ये एक वकील, और ये जो मेरी बहन सामने खड़ी है ये भी प्रोफेसर ना होती। तुम लोगों की खातिर मैंने अपनी पढ़ाई की, अपनी तालीम की कुर्बानी दी। हालांकि पढ़ाई का शौक मुझे भी था, मैं काफी ज़हीन था। जाकर मास्टर इशफाक से पूछ लो, वो अभी जिंदा है, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। कामरान कहने लगा, बस बस ज्यादा बातें मत कर, हमें इमोशनल करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हम तुम्हारी बातों से इमोशनल होने वाले हैं। हमने भी तो तुम्हारे साथ पूरा ताबून किया, तुम्हारे लिए एक मुलाजिम का बंदोबस्त किया जिसकी तनख्वाह हम अपनी जेब से दे रहे हैं। अब तो मुकम्मल तौर पर तुम माजूर हो चुके हो, तो इसमें हमारी क्या गलती। हमने तो तुम्हें नहीं कहा कि यूं छत से छलांग लगाओ, ये तो किस्मत में था। और इसी तरह रोज मुझे वो बातें सुनाते और फिर चले जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक एक मुलाजिम मकबूल ही था जो मेरे साथ रहता था। उसने मुझसे माजरत की कि साहब मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं घर चला गया था, मेरी माँ बीमार थी, अगर मैं गाँव ना जाता तो शायद ये चोरी ना होती। आपके बहन भाइयों ने आपको बातें सुनाई। मैंने मकबूल से कहा कि तेरी कोई गलती नहीं, बस ये मेरा नसीब है जो मुझे मिल रहा है, तू मेरे लिए बस दुआ करके मुझे मौत आ जाए। लेकिन मकबूल कहता कि साहब ऐसी बातें मत करें, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। आपको इस हाल में देखकर वैसे ही मुझे बहुत अफसोस होता है, और आपके भाइयों का इनका आपके साथ ये रवैया ये भी काफी नामुनासिब है। ये गर्मियों की शाम थी जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। कमरा क्या, बस एक गोदाम था जहां घर का पुराना सामान, वहां चूहे थे, और कामरान आज अपने भाइयों और बहन के साथ मीटिंग कर रहा था। वो यही समझ रहे थे कि मैं सो रहा हूँ। मुझे चेक करने के लिए अदनान खिड़की के पास आया, मेरे हालत को देखा और फिर वापस चला गया। कामरान ने उससे पूछा कि क्या हुआ, जाग रहा है। उसने कहा, नहीं बस सोया हुआ है। बताओ क्या बात है। कामरान ने कहा कि मुश्ताक को मैंने बुलाया है, उसे आने दो, फिर इसके बारे में फैसला करते हैं। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का फैसला, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये क्यों यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। मुश्ताक मेरा सबसे छोटा भाई था जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो घर में दाखिल हुआ, सबसे मिलने लगा, मगर अफसोस के मुझसे मिलने के लिए वो मेरे गोदाम में ना आया। उसने मुझसे बात तक ना की। इस बात ने मुझे तकलीफ दी। कम से कम अपने बड़े भाई को एक बार देख लेता, जिंदा हूं या मर गया। लेकिन दूर से ही उसने देखना मुनासिब ना समझा। मगर अफसोस के जब उसे पता चला कि मैं माजूर हो चुका हूँ, अब किसी काम का नहीं, लिहाजा उसने मुझसे मिलना गवारा ना किया। मुश्ताक के आने पर कामरान, अदनान और मेरी बहन आसिया सब बहुत खुश थे। घर में आज एक पार्टी का एहतमाम था। उन्होंने अपने दोस्तों को और करीबी रिश्तेदारों को अपने घर में दावत दी थी। घर में बहुत बड़ी पार्टी थी, गहमा गहमी थी, लेकिन मेरा दरवाजा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया, बल्कि ताला लगा लिया ताकि शर्मिंदगी से बच सकें, कोई मेहमान मुझे देख ना सके। उनकी यही ख्वाहिश थी और यही उनके दिल में खौफ था कि अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो उनकी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मास्टर फरीद को भी उन्होंने अपने घर में बुलाया था। हम सब बहन भाइयों का वो उस्ताद था। कामरान, अदनान सभी उसी से पढ़े थे और एक वक्त में मैं भी उसका शागिर्द रह चुका था। मास्टर फरीद निहायत इज्जतदार ऐसी शख्सियत थे जिसको मैं भुला नहीं पाऊंगा। वो बहुत अच्छे थे, मेरी हमेशा उसने मदद की, और जब मैंने स्कूल छोड़ा था ये मास्टर फरीद ही थे जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी।
उसने मुझे बार बार कहा था कि अपने फैसले पर नजरसानी करो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मियाँ। लेकिन मैंने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब, ये मेरी मजबूरी है। मेरे भाई पढ़ रहे हैं। अगर हम सब पढ़ते रहे तो घर को कौन संभालेगा? घर के अखराजात कौन पूरे करेगा? वो स्कूल छोड़ और मैंने मजबूरी में मजदूरी शुरू की। आज मैंने दूर खिड़की से मास्टर फरीद को देखा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन चेहरे पर नूर वैसा ही था जो पहले। उसने कामरान से कहा कि आबिद कहाँ है? मैं आबिद से मिलना चाहता हूँ। कामरान ने टॉपिक बदलने की कोशिश की और मास्टर फरीद से कहने लगा कि आप यहाँ तशरीफ रखें। फिर अपने मेहमानों से उनका तारुफ करवाने लगा। लेकिन मास्टर फरीद का दिमाग एक ही जगह अटका था। वो बार बार कामरान अदनान से पूछ रहा था कि आबिद कहाँ है? मैंने आबिद से मिलना है, मैं उसकी इयादत करना चाहता हूँ। ये सुनकर कामरान काफी परेशान हुआ। वो बुरी तरह फंस चुका था। वो किसी सूरत मास्टर फरीद को ये जाहिर नहीं करवाना चाहता था कि उन्होंने मुझे किस हाल में रखा हुआ है। एक गोदाम में एक गंदा सा कमरा, जहाँ हर वक्त मक्खियां रहती हैं, जहाँ चूहे फिरते हैं, छत से पानी नीचे टपकता है, जिसमें सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं। वो मास्टर फरीद को कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर उसकी आवाज बुलंद हुई। उसने कहा कि मैं कल भी तुम्हारा उस्ताद था, आज भी तुम लोगों का उस्ताद हूँ, और मैं अब भी तुम्हें बच्चा समझता हूँ, अपना शागिर्द। मैंने आबिद से मिलना है और उससे मिले बगैर मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। मजबूरन उन्होंने गोदाम का ताला खोला और उसके बाद वो दरवाजा खोला किया। मास्टर फरीद को अपनी आंखों पर यकीन न आया। अंदर जो हालात थे नाकाबिले बर्दाश्त थे। बहुत ही खराब हालत में उन्होंने एक टूटे हुए बिस्तर पर मुझे रखा था, जबकि मेरे चेहरे पर मक्खियां बैठी हुई थी। मेरे कपड़े गंदे थे। मास्टर फरीद वहां से वापस गया। उसने कामरान को एक थप्पड़ मारा और उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो शर्म से डूब मरो अपने भाई के साथ। कैसा सलूक तुम लोगों ने किया। ये तुमने आबिद को किस हाल में रखा है? घर में मौजूद बाकी मेहमान भी मुझे देखकर हैरान हुए। मास्टर फरीद मेरे सामने बैठे, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर वो कहने लगे, फरीद बेटा, तूने ये अपनी क्या हालत बनाई है? तू मेरा शागिर्द था, मुझसे बहुत छोटा, लेकिन अब तो उम्र में मुझसे बड़ा मालूम होता हो। इतनी छोटी उम्र में बूढ़ा हो गया। ये तूने क्या कर दिया अपने साथ? ये तुझे क्या हो गया? मेरे साथ चल, मेरे घर में रह, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन मैंने मास्टर फरीद से कहा कि मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा एहसास किया। आप मेरे लिए कल भी मोहतरम थे और आज भी। कुछ कामरान और अदनान के ऐसे दोस्त भी थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो वो कामरान और अदनान से नाराज होकर वापस चले गए। दोनों भाई वो कामरान अदनान से यही कहने लगे कि जिन हालात में तुमने अपने भाई को रखा है, ये देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ है। ये बहुत काबिले अफसोस है। और फिर इसी घर में तुमने पार्टी रखी है, जश्न मना रहे हो। किस बात का जश्न? किस बात की खुशी? हम इस तरह की पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। वो चुपचाप वहां से चले गए। कुछ लोग वहां खड़े रहे। मास्टर फरीद से कामरान ने माफी मांगी और कहा कि जनाब, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम आबिद भाई को एक साफ सुथरे कमरे में अभी मुंतकिल करेंगे। इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, कपड़े भी बदलेंगे। फिर अपने उस्ताद के सामने वो अच्छा और नेक बनने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर कर रहे थे कि उनको मेरा बहुत ख्याल है। फौरन मेरी चारपाई वहां से उठाई, एक कमरे में मुंतकिल किया, मेरे कपड़े तब्दील किए, अपने हाथों से मुझे कंघी देने लगे, मेरी खिदमत करने लगे। इन्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बस अपने रिश्तेदारों को और अपने उस्ताद को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बात आगे ना फैल जाए। फिर जब शाम हुई, सब अपने अपने घरों में चले गए तो मुश्ताक ने मुझसे कहा, ये अभी तक जिंदा कैसे है? जरा इसकी हालत तो देखो। मैंने मुश्ताक से कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? तू मुझसे बहुत छोटा है, मेरा सबसे छोटा भाई, और अपना लहजा देखो। मुश्ताक ने मुझे कोई जवाब ना दिया, लेकिन कामरान मेरे पास आया, मुझे बालों से पकड़ा और कहा कि तेरा तो आज कुछ करना ही पड़ेगा। बस बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब हमारी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है।
फिर उसके बाद वो तीनों भाई एक कमरे में गए। उनकी आवाज में सुन रहा था। कामरान अपने भाइयों से कह रहा था कि मेरी बात गौर से सुनो। जितना मैं इस शख्स से तंग हूँ, मुझे मालूम है तुम भी बहुत तंग हो, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी इससे छुटकारा चाहते हो। अदनान ने हाँ में सर हिलाया। मुश्ताक ने भी कहा हाँ, ये तो अब एक जिंदा लाश है, हम पर बोझ है, हम इससे छुटकारा चाहते हैं। कौन इससे छुटकारा नहीं चाहेगा? आसिया थोड़ी देर खामोश रही। कामरान ने अपनी बहन आसिया से पूछा, तुम क्यों खामोश हो? बताओ, क्या तुम इस जिंदा लाश से तंग नहीं हो, एक बोझ जो इस घर में पड़ा है? आसिया कहने लगी, हाँ, मुझे ज्यादा मसला नहीं, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं परेशान हूँ। मैं इस घर में मुस्तकिल तो नहीं रहूंगी, कल को मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बीवियां कभी भी इसके होते हुए इस घर में नहीं रहेंगी। कल को तुम्हारी शादी होगी, कौन औरत, कैसी औरत ऐसे घर में रहना चाहेगी जहाँ एक माजूर बदबूदार शख्स पड़ा है? आसिया बहन की ये बात, इसने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाह रे मेरी बहन, ऐसी बहन जिसको मैंने अपने तमाम भाइयों से ज्यादा चाहा था। मेरी अकलौती बहन थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। आज ये बहन मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही थी। कामरान उनसे कहने लगा कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों की यही मुत्तफिका राय है कि तुम इससे तंग हो और छुटकारा चाहते हो, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि किसी तरह हम इसे मार दें। आसिया अपने भाइयों से कहने लगी, क्या मतलब मार दें? ये कोई खेल है? अगर तुम इसे मारोगे तो खुद जेल चले जाओगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी तरह मकबूल हुसैन से राब्ता करो और ये काम उसी के जिम्मे लगा दो। उसे कुछ पैसे दो, गरीब आदमी है, और अगर आबिद को वो जान से मार डालेगा तो कल को हम उसे रिहा भी करवा देंगे या फिर अपने भाई का खून माफ कर देंगे और इसी तरह मकबूल आजाद भी हो जाएगा। जरा उससे बात करो। कामरान ने कहा, नहीं, मेरे दिमाग में इससे आला तरकीब है। न हमें किसी को कहने की जरूरत है, न ये काम हम खुद करेंगे, लेकिन हम पर किसी का इल्जाम भी नहीं आएगा। अदनान ने पूछा कि क्या इरादा है आपका? जरा अपने इरादे से हमें भी आगाह करें। कामरान ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने से इसे फौरन हार्ट अटैक हो जाएगा। जाहिरी तौर पर ये एक कुदरती मौत होगी, लेकिन ये सिर्फ हम ही इस बात से वाकिफ है कि ये एक कत्ल होगा। ये सुनकर आसिया ने कहा कि ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हमें ये काम जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। आज आबिद की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। जरा मेहमानों को आपने देखा था, वो यहाँ से चले गए थे। आप लोगों ने देखा, घर आए मेहमान हम पर थू थू कर रहे थे। कामरान ने कहा, जैसे ही ये सो जाएगा, रात के किसी पहर हम इसे वो इंजेक्शन लगाएंगे और फिर रोने का नाटक करेंगे। ये ड्रामा हमें करना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा। वैसे तो हम इसकी मौत पर बहुत खुश होंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये ड्रामा भी जरूरी है। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम सबसे यही कहेंगे कि हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया, हमारे भाई को हार्ट अटैक हुआ है। वो मेरी मौत का मंसूबा बना रहे थे और अब मैं इस घर में कैसे रह सकता था? मैं आज रात कैसे सो सकता था? हालांकि मैं भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसी मौत तो मैं भी नहीं चाहता था, वो भी वक्त से पहले। आज रात उन्होंने मकबूल को छुट्टी दे दी थी और घर से जाने को कहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था कि ये मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। फिर वो अपने कमरे में डिनर के लिए गए थे। जब मैंने अपने आप को बिस्तर से नीचे गिराया, कैसे गिराया ये मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा मुंह नीचे फर्श पर लगा था, मेरे नाक से खून बहने लगा था। मेरे जिस्म में सिर्फ ये 2 बाजू थे जिनमें थोड़ी ताकत बची थी, बाकी सारा जिस्म बेजान हो चुका था। रीढ़ की हड्डी नाकारा थी, जिसकी वजह से मेरी टांगें वो इतनी कमजोर थीं कि मैं चल नहीं सकता था। मैं रेंगता हुआ अपने आप को घसीटता हुआ सीहन में आया और फिर घर का मेन गेट वो क्रॉस करने में कामयाब हो गया। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो घर से निकलना जरूरी था। मैं जैसे ही एड़ियों के बाल रेंगता हुआ गली में आया तो मेरे सामने एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की लाइट मेरी आंखों में पड़ी
और मेरी आंखें चुंधिया गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गाड़ी से एक शख्स नीचे उतरा। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा कि आबिद तू, और इस हाल में। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। मैं उसकी आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मुझे उस शख्स का चेहरा नजर आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये ठेकेदार कुदरतुल्लाह था जिसके अंडर में काम करता था। उन दिनों जब मैं मजदूरी करता था अपने भाइयों के लिए, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। कुदरतुल्लाह मुझसे कहने लगा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली। तुम तो हट्टे कट्टे सेहतमंद थे और मेहनत करने वाले। ये तू कब से माजूर हुआ? मैंने कुदरतुल्लाह से कहा कि आपको मैं सब बताऊंगा। पहले मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना भूख से मैं मर जाऊंगा। कुदरतुल्लाह मुझे अपने घर में ले गया। निहायत शफीक इंसान था, ठेकेदारी के पेशे से वाबस्ता था, काफी दौलत कमा चुका था और आज तकरीबन 10 साल पहले मैं उसके अंडर ही काम करता था। उसने मुझे खाना खिलाया और उसने अपने भाइयों के मजालिम मैंने उसे सारे बताए, सारी हकीकत बताई, जिस पर वो मुझसे कहने लगा कि मैं उन जालिमों के खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात करता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो इनको जेल में बंद करेगा। मैंने कुदरतुल्लाह से कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ जो हुआ ये गलती मेरी ही थी और मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। कुदरतुल्लाह मुझसे कहने लगा कि कौन सी गलती, जरा मुझे तो बताओ। आज पहली बार मैं रोया था और ऐसा रोया कि जिंदगी में मैं इतना कभी भी नहीं रोया था। मैंने कुदरतुल्लाह को सारा वाकया बयान किया। मुझे अपने किए की सजा, जो जुल्म मैंने फातिमा पर किया था, आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। मैंने कुदरतुल्लाह को बताया कि आपके साथ काम करने से पहले मैं एक भट्टे पर मजदूरी करता था। मैं अपने बहन भाइयों के लिए सख्त मेहनत कर रहा था क्योंकि वो पढ़ रहे थे। भट्टे पर एक बुजुर्ग था जिसकी उम्र तकरीबन 60 बरस थी। वो बीमार था, टीबी का मरीज था, लेकिन पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि उम्र के इस हिस्से में, इस बीमारी में भी वो वहाँ मजदूरी करने के लिए आ जाता था। भट्टे का मालिक उससे ज्यादा काम नहीं लेता था, बस भट्टे में वो आग जलाने के लिए ईंधन उठाता और रेडी पर वो भट्टे में डाल देता। एक दिन वो ना आया। सब हैरान थे कि आज वो बुजुर्ग क्यों ना आया, लेकिन उसकी हैरत में तब इजाफा हुआ जब उस बुजुर्ग की जगह, जिसका नाम नजर हुसैन था, आज उसकी बेटी भट्टे पर काम करने के लिए आई थी। उसका नाम फातिमा था। निहायत खूबसूरत लड़की थी। भट्टे के मालिक ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उसने बताया कि मैं नजर हुसैन की बेटी हूँ और मेरा बाप बहुत बीमार है, लेकिन हमें पैसों की सख्त जरूरत है, लिहाजा मैं अपने वालिद की जगह यहाँ काम करने आई हूँ। भट्टे का मालिक ये सुनकर हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम लड़की हो और औरत होकर मर्दों के दरमियान कैसे काम करोगी? वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे किसी तरह काम पर लगा दे, मैं मजबूर हूँ, घर में फाके है, मेरा बाप भी बीमार है, वो बिस्तर पर पड़ा है, उसकी दवाई का बंदोबस्त करना है, इसलिए आप मुझे जरूर काम दें। जिस पर भट्टे के मालिक ने उस लड़की पर तरस खाया और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इन मर्दों के दरमियान तो काम नहीं करने दूंगा, लेकिन अगर तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। उसने फातिमा से पूछा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? फातिमा ने कहा, हाँ, मैं 8 जमातें पास हूँ। इस पर भट्टे के मालिक ने कहा कि तुम मजदूरों की हाजिरी लगाओगी और तनख्वाह का हिसाब किताब और बाकी भी हिसाब जो मैं तुम्हारे जिम्मे लगाऊंगा। तुम मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक डायरी दूंगा जहां पर तुमने हर दिन इनकी तनख्वाह, हाजिरी, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं ये करूंगी। इसके अलावा सामान की लोडिंग अनलोडिंग, उसको भी तुमने रिकॉर्ड करना है। फातिमा मान गई। वो बहुत शरीफ लड़की थी। मेरी उससे बात होती थी, हम दोनों में बातें होने लगी। मुझे ऐसा जाहिर होने लगा कि फातिमा के रवैये से कि वो मुझ पर एतमाद करती है, मुझे पसंद करती है। उसकी बातों में मैंने ये बात नोट की थी। उस वक्त फातिमा बहुत मजबूर थी। अगर मैं उसकी मजबूरी को समझता तो फौरन उसके साथ निकाह कर लेता, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं उसका सहारा बनता, लेकिन मैं उस वक्त शादी के मूड में नहीं था। मेरे ऊपर अपने भाइयों और बहनों का बोझ था, लिहाजा मैंने
अपना घर बसाने के लिए फिलहाल बिल्कुल ना सोचा, ना ही ऐसा सोच सकता था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि फातिमा इसी इंतजार में थी कि किसी तरह मैं उसे शादी की पेशकश करूं और उसे सहारा देने के बारे में सोचूं। बढ़ते पर एक तरह के लोग नहीं थे, कुछ आवारा किस्म के लोग थे जो फातिमा पर बुरी नजर रखते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह फातिमा उनसे बात करे, उनके करीब आए, लेकिन वो अच्छे बुरे की तमीज रखती थी। वो एक सुलझी हुई लड़की थी, लिहाजा वो हर किसी से बात नहीं करती थी, बस मुझसे वो बात करती या फिर भट्टे के मालिक से, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मेरे भाई पढ़ रहे हैं और भाइयों को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी तालीम की कुर्बानी दी और स्कूल छोड़ दिया। फिर जब उसने मेरी लिखाई चेक की, मेरी तहरीर देखी तो हैरान हो गई और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी लिखाई तो बहुत अच्छी है, अगर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखते तो कुछ न कुछ जरूर बन जाते। तुम एक ज़हीन लड़के हो, अभी भी मौका है, तुम मेहनत करो, पढ़ो। लेकिन मैंने फातिमा से कहा कि नहीं, अब मैं किसी सूरत नहीं पढ़ सकता। मैंने सब पीछे छोड़ दिया। ये वो मौका था जब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन मैं सिर्फ मजदूरी कर सकता था। दिन का 1,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा कमा सकता था, जो कि मेरे लिहाज से ये पैसे बहुत कम थे और मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे भाई पढ़ रहे थे, उनकी ट्यूशन की फीस, मुझे पैसे चाहिए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं। भट्टे पर कुछ मजदूरों ने मुझे एक होटल में चाय पीने की दावत थी और वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मैं वहां गया उनकी दावत पर, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार, फातिमा तुमसे बहुत गपशप लगाती है, लेकिन हमसे वो बात नहीं करती, हालांकि हमने कोशिश भी की। तुमने उसे क्या खिलाया? मैंने कहा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खिलाया, बस वो खुद मुझसे बात करती है तो मैं भी बात कर लेता हूँ। वो कहने लगे, हमें सब पता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ, मजदूरों की तरफ देखने लगा और फिर उनसे पूछा कि कौन सी ऑफर, मुझे बताओ। वो मुझसे कहने लगे कि अगर हमारे कहने पर तू फातिमा को एक जगह पर बुलाए और अगर वो वहां आ जाए तो हम में से हर शख्स तुम्हें 5-5 हजार रुपए देगा। हम 4 लड़के हैं, इसी तरह तुम्हारे 20,000 रुपए बन जाएंगे। 20,000 की रकम उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थी और मैं इन पैसों से अपने भाइयों के लिए ट्यूशन के अखराजात, उनके स्कूल की वर्दी और जूते ले सकता था। ज़ाहिरी तौर पर तो मैंने इस बात से इनकार किया था, लेकिन चुपचाप वहां से होटल से चला गया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, लेकिन फिर मैंने फातिमा के बारे में भी सोचा, जिसका बूढ़ा बाप था, घर में अकेला था। मैं एक लड़की को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ 20,000 के लिए। ये जंग हर वक्त मेरे दिल में रही। मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने से मना करता था, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरियात को देखते हुए मेरे दिल में कई बार ये बात आती, शैतान मुझे इस बात के लिए उकसाता कि फातिमा को एक जगह पर बुलाऊं, जैसा वो कह रही है वैसा करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम में से हर एक मुझे 10,000 रुपए दे और टोटल 40,000 की पेमेंट करे तो मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूंगा। फातिमा को वहां बुलाऊंगा जहां तुम कह रहे हो, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। ये सुनकर वो काफी खुश हुए। उन्होंने मुझे एक लोकेशन बताई जहां पर उन्होंने फातिमा को बुलाना था, वो भी मेरी आवाज में। मेरे पास फातिमा का नंबर था। मैंने उसे भट्टे से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर बुलाया जहां वो चारों इसका इंतजार कर रहे थे। मैंने उन लोगों से 40,000 एडवांस में ले लिए और काम करने का वादा किया। फातिमा आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ। यही सोच रही थी कि मैं उसका सहारा बनूंगा, उसको शादी की ऑफर करूंगा। लिहाजा वो मुझसे मिलने के लिए बेताब थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि मैं उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला था। मैं 40,000 लेकर घर आया, भाइयों के लिए नई स्कूल की वर्दी और कुछ किताबें खरीदी। ट्यूशन की फीस भी मैंने अदा की और अपने भाई कामरान से यही कहा कि खूब दिल लगाकर मेहनत करो, तुम्हें किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है
कामरान को मैंने कुछ पैसे दिए। मैंने दोनों भाइयों को 2,000 रुपए दिए। पहली बार उनको इतने पैसे मिले थे, लिहाजा वो बहुत खुश थे। उसके बाद मेरा उन मजदूरों से कोई राब्ता ना हुआ, ना ही मैंने फातिमा से कोई राब्ता किया। उसका मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे भट्टे पर काम करने उसने भी छोड़ दिया और मैंने भी वहां जाना तकरीबन छोड़ दिया। मेरा यही इरादा था कि नई जगह काम तलाश करूंगा। फिर उसने ठेकेदार कुदरतुल्लाह से कहा कि उसके बाद आपके अंडर मैं काम करने लगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर मिस्त्री काम करने लगा। लेकिन इस काम करने से पहले मेरे घर पर अचानक पुलिस का छापा लगा। पुलिस मेरे भाई कामरान को पकड़ कर ले गई। मैंने अतरान से पूछा कि क्या हुआ। उसने रोते हुए मुझे बताया कि पुलिस कामरान को ले गई है। वो यही कह रहे थे कि अपने बड़े भाई से कहना कि थाने आकर हमसे मिले और अपने भाई को यहाँ से ले जाए। कामरान के लिए मैं बहुत परेशान था। मैं भागता हुआ वहां पुलिस स्टेशन गया। कामरान को उन्होंने सलाखों के पीछे बंद किया हुआ था और वो रो रहा था। मैंने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, उसे आजाद करो, वो पढ़ रहा है और मैं यहाँ हाजिर हूँ। मेरे साथ जो सलूक करना है। काफी हद तक मैं ये समझ चुका था, इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि वो मुझे क्यों यहाँ ले आए थे। उन्होंने मेरे भाई को तो आजाद किया और मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं उनसे पूछ रहा था कि मुझे किस जुर्म में आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रहे थे और पुलिस एहलकार मुझसे यही कह रहे थे कि थानेदार साहब आएंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मैं चुपचाप वहां बैठ गया और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मुंह खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उधर कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन चारों मजदूरों को लाया गया और जेल में बंद किया गया। फिर उन पर तशद्दुद किया गया। वो एक दूसरे सेल में थे। वो मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन मैं उनकी चीखों की आवाज बासानी सुन सकता था। पुलिस उन्हें बहुत मार रही थी। फिर थानेदार आया तो उसने इशारा किया, अपने आदमियों से कहा कि जरा ये शख्स जो अकेला बैठा है इसे निकालो और मेरे सामने पेश करो। मैं डरता हुआ थानेदार के सामने पेश हुआ। थानेदार ने मुझसे कहा कि आओ मेरे साथ। वो मुझे गाड़ी में कहीं लेकर जा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन वो मुझसे यही कह रहा था कि आज तेरी तकदीर का फैसला होगा। या तो तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा मरेगा, या फिर तुझ पर थोड़ी सी नरमी होगी। अब फैसला तेरे बारे में होने वाला है। मैं हैरान था कि ये कौन सी बात हो रही है। फिर वो मुझे फातिमा के घर ले गया। फातिमा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे सामने बैठी थी। थानेदार उसके घर में दाखिल हुआ। वो जहाँ बैठी थी उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। मुझे ये सुनकर काफी हैरत हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक लड़की को धोखा देते हो जो अच्छी तरह तू इसके हालात से वाकिफ था। तू जानता था कि फातिमा किन हालात में जिंदगी गुजार रही है। वो अपने बाप के लिए ऐसी जगह काम करने के लिए चली गई जहाँ पर औरतें अमूमन काम नहीं करती, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसका एतमाद जीता। फिर मैं उसके बाद उसका भरोसा तोड़ा। ये तो फातिमा की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हम लोग वहां से गुजर रहे थे। हमने एक लड़की की चीखों की आवाज सुनी। मैं अपने आदमियों के साथ सड़क पर गश्त कर रहा था। मैंने फौरन गाड़ी साइड पर रोकी। देखा कि कुछ नौजवान एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने फौरन उनको गिरफ्तार किया और फिर फातिमा से पूछा कि ये क्या मच रहा है। फातिमा ने मुझे बताया कि मुझे एक शख्स ने कॉल की थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उस पर भरोसा करती थी। उसने मुझे इसी जगह बुलाया था जहां मैं आई हूँ। ये एक वीरान जगह थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो ये चारों घात लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने मुझे फौरन पकड़ लिया। मैं चीख रही थी, चिल्लाती रही और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मौके पर आ गए, वरना मेरी इज्जत खतरे में थी। थानेदार ने वसीली नजरों से मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि पता है ये तुम्हारा नाम नहीं बता रही थी। हमने बार बार इससे पूछा, लेकिन ये फिर भी तुम्हारा नाम नहीं ले रही थी। मैं इस लड़की के इस बर्ताव पर हैरान था। उससे पूछ रहा था कि तुम हमें उसका नाम क्यों नहीं बता रही।
ये हमसे कह रही थी कि आप लोग उसे मारेंगे, उसे कैद कर लेंगे, लिहाजा मैं नहीं बताऊंगी। हम इस लड़की पर हैरान थे कि ये किस मिट्टी से बनी है। एक शख्स ने इसके साथ धोखा किया और इसे अपने पास बुलाया, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। तुम्हारी इज्जत का उसने सौदा किया, तुमसे पैसे लिए, और ऐसे शख्स का तुम नाम छुपा रही हो। वो एक मुजरिम है, हमें उसका एड्रेस बताओ, उसका नाम बताओ। लेकिन उसने कहा कि एक शर्त पर मैं उसका नाम बताऊंगी कि आप लोग आबिद को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप उसके साथ सख्ती नहीं करेंगे। ऐसी लड़की के साथ तुमने धोखा किया, शर्म से डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं थे। थानेदार ने मुझे 2 रास्ते बताए, एक ये कि जेल में कई साल कैद काटनी पड़ेगी, और इस लड़की को सच्चे दिल से अपना लो, ये तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, वरना जेल में सड़ोगे। मैंने जेल से बचने के लिए फातिमा को अपनाया था। मैं दिली तौर पर इस शादी पर मुतमईन नहीं था। ये मेरी बदबख्ती थी कि ऐसी लड़की से शादी को मैं अपनी मजबूरी समझ रहा था, जो मुझसे मुखलिस थी। मैं जानता था कि फातिमा के आगे पीछे कोई नहीं, उसका कोई वारिस नहीं, उसका एक ही बाप वालिद वारिस था जिसका इंतकाल हो गया, और फातिमा के बकौल उनका ना कोई रिश्तेदार है, वो इस दुनिया में अकेली है। लिहाजा मैंने उसे लावारिस समझते हुए उस पर काफी जुल्म किए। मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन वो खामोश रही। मेरे हर जुल्म को उसने बर्दाश्त किया। मजबूरन उसे अपने में घर लाया। अपने बहन भाई, मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारी नौकरानी है, ये तुम्हारे लिए सिर्फ मुलाजमा है जो तुम्हारे कपड़े धोएगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, घर की सफाई करेगी, तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। लेकिन उसे जो काम कहा गया उसने किया, और उसने इनकार ना किया। लेकिन उसकी फर्मा बरदारी के बावजूद उसे मार पड़ती थी, वो भी रोजाना। मेरे भाई भी बाकायदा उसे मारते थे, और मैं भी उसे बहुत मारता था। फिर एक दिन गलती से उसने मेरे भाई कामरान की शर्ट इस्त्री करते हुए जला दी, जिस पर कामरान को गुस्सा आया और उसने गरम इस्त्री उसकी पुष्ट पर लगाई। मैं उस वक्त नाश्ता कर रहा था जब फातिमा की चीख बुलंद हुई। मैं वहां आया तो देखा कि कामरान ने फातिमा पर गरम इस्त्री लगा दी और उसकी पुष्ट जल चुकी थी। उसका कपड़ा जल गया और जिस्म उस पर भी जलने का निशान था। बजाय अपने भाई को समझाने के, उल्टा मैंने उसे मारना शुरू किया, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। फिर मुझे महसूस हुआ कि फातिमा को शायद कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। मैं डर गया कि कहीं ये मर न जाए। हम उसे अस्पताल ले गए। वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल थी। जब डॉक्टर उसके पास आया, डॉक्टर ने फातिमा को देखा कि गरम इस्त्री से उसकी पुष्ट जलाई गई थी और उसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है, इस लड़की पर हद से ज्यादा तशद्दुद हुआ है, इसे कौन लाया था। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर मैं वहां अस्पताल से भाग गया। घर में आया, अंदर से दरवाजा बंद किया। मैं नहीं जानता था कि फातिमा के साथ क्या हुआ, वो जिंदा थी या मर गई। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अपने लिहाज से मैं खुश था, क्योंकि किसी ने मुझे वहां अस्पताल में नोट नहीं किया था। न किसी को पता था कि आखिर इस लड़की को अस्पताल कौन लेकर आया, न ही वो बोल सकती थी। बस उसके बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब तेज बारिश हो रही थी। गोदाम, वही गोदाम जिसकी छत से आज भी पानी टपकता था, जिसके अंदर मैं सोता था, वो लीक हो रहा था। तेज बारिश, कमरे में पानी फैल चुका था। गोदाम में रखी हुई चीजें गीली हो रही थी। मैं छत पर चढ़ गया। जैसे ही छत पर पहुंचा, मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गया। उस वक्त तो मैं इसे एक मामूली चोट समझ रहा था और फौरन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हुआ। ये जानलेवा दर्द था। मैं चलने फिरने से महरूम हो गया और फिर बिस्तर पर आ चुका था। लेकिन जैसे ही मैं माजूर हुआ तो मेरे भाई, जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब उनको मैं एक बोझ लगने लगा। मुझे मारने के वो मंसूबे बना रहे थे और उस रात वो मुझे मारने वाले थे। जब मैं रींगता हुआ घर से बाहर निकला था और आपकी गाड़ी सामने आई, कुदरतुल्लाह ने जब ये सुना तो कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती की। हम इसे गलती भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा था जो तुझसे हुआ।
फातिमा तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारा उसके साथ निकाह हुआ था, लेकिन तुमने अपनी बीवी के साथ ये सलूक किया, और सबसे बड़ा जुल्म जो तुमने आखिर में किया, उसे अस्पताल लाए। शायद उसकी जान बच जाती, शायद तुम उसके साथ रहते, लेकिन तन्हा छोड़कर भाग गए। मेरे दोस्त, ऐसा तो कोई नहीं करता। जिन भाइयों को पढ़ाने के लिए, जिन भाइयों को तुमने वर्दी, किताबें, ट्यूशन की फीस दी, वो पैसे हराम के थे, और जब तुम्हारे भाइयों ने उन हराम के पैसों से अपने लिए जूते खरीदे, स्कूल की वर्दी खरीदी, तो हराम अपना असर जरूर दिखाता है। वो भाई तुम्हारे वफादार कैसे हो सकते थे जिन्हें खुद तुमने हराम खिलाया और हराम पहनाया? मैं अस्पताल जरूर जाऊंगा, उसके बारे में मालूम करूंगा कि वो लड़की जो कुछ अरसा पहले यहाँ लाई गई थी, जिसका नाम फातिमा था, वो जिंदा है, उसके साथ क्या मामला पेश आया, या बेचारी वफात पा गई। उसके बारे में मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। ठेकेदार कुदरतुल्लाह ने फातिमा के बारे में मालूम किया। उन्हें बताया गया कि चंद साल पहले यहाँ एक लड़की जख्मी हालत में आई थी, फिर उसे अस्पताल लाने वाला शख्स भाग गया, जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन था। इस लड़की की वफात हो गई थी, और उसके अलावा हमने उसे लावारिस समझते हुए कब्रिस्तान में दफना दिया। कुदरतुल्लाह ने मुझे सब बताया। फातिमा अब इस दुनिया में ना रही। काश वो जिंदा होती, मैं उससे माफी मांग लेता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं फातिमा का मुजरिम हूँ, और मरते दम तक मैं उसका मुजरिम रहूंगा। एक बार तो उसने मुझे माफ कर दिया था, बहुत बड़ा था मौका मेरे पास, लेकिन दूसरी बार शायद माफी मेरे नसीब में नहीं थी।